साल 1877 की बात है। दुनिया ने एक ऐसी खौफनाक गर्मी देखी जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। आज हम जिस अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आने वाले वक्त का सबसे बड़ा खतरा है, 2026 का सुपर एल नीनो। इसकी शिद्दत को समझने के लिए हमें हिस्ट्री के उन्हीं पन्नों को पलटना होगा जब ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी से लेकर चीन तक करोड़ों लोगों की जानें भूख और आखाल से चली गई थीं। और अब ठीक 140 सालों बाद वही कहर एक नए और ज्यादा खतरनाक रूप में 2026 में वापस आने वाला है। तो आज के इस तज्जिए में हम क्या कवर कर रहे हैं, पूरा रोड मैप समझेंगे। पहले इस सुपर एल नीनो की वापसी, फिर उसकी बिहाइंड द सीन साइंस, इसके 4 सबसे खतरनाक असरात, रात का वो खामोश कातिल, आफात और तबाहियां, और आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़, इस बहरान से बचने के अमली हल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुपर एल नीनो की वापसी पर। अगर हम तारीख पर नज़र डालें ना, तो 1877 में इस मौसमी तब्दीली ने मद्रास प्रेसिडेंसी से लेकर चाइना तक एक आलमी कहर बर्पा किया था, जहां लिटरली करोड़ों लोग भूख से मरे। इसके बाद 2015 में वापस हमने सुपर एल नीनो की वजह से डेडली हीट वेव्स देखी, जिसने फिर हजारों जानें ली। और अब यूरोप के सबसे बड़े वेदर फोरकास्टिंग सेंटर ECMWF की प्रोजेक्शन के मुताबिक 2026 में ये अपने 140 साल के सबसे शदीद रूप में वापस आ रहा है, बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह। पता है 1877 का साल दुनिया भर में किस कदर शदीद था? अमेरिका के मिनेसोटा जैसी जगह में, जहां काफ़ी ठंड होती है, इस साल को वो साल जिसमें सर्दियां आई ही नहीं के तौर पर याद किया जाता है, द ईयर विदाउट द विंटर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नेचुरल फिनोमेनॉन किस तरह दुनिया भर के नॉर्मल मौसम को पूरी तरह तबाह करके रख देता है। लेकिन सवाल यह है कि ये आखिर काम कैसे करता है? चलिए एल नीनो के मैकेनिज्म को थोड़ा आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। देखें, सिंपल सी बात है, एल नीनो एक ऐसी हालत है जहां पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न और सेंट्रल हिस्से का पानी, जहां आमतौर पर ठंडा पानी होना चाहिए, वहां वो अचानक बहुत गर्म होना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि जब वहां की ट्रेड विंड्स कमज़ोर पड़ती हैं तो ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स पानी हीट अप हो जाता है, और इससे इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि ये पूरी दुनिया की बारिश और दर्जा हरारत के सिस्टम को कम्प्लीटली रिवायर कर देती है। इसे ऐसे समझें, नॉर्मल हालात में हवाएं इस गर्म पानी को धकेल कर ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं, जिससे वहां अच्छी बारिश होती है और इंडिया में एक ज़बरदस्त मानसून आता है, जबकि साउथ अमेरिका के पास ठंडा पानी रुका रहता है। लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं और ये गर्म पानी साउथ अमेरिका के पास ही ठहर जाता है। इस शिफ्ट की वजह से पूरा पैटर्न उलट जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बारिश के बजाय ड्राई बुशफायर्स लगती हैं और साउथ एशिया समेत इंडिया में शदीद हीट वेव्स और सूखे मॉनसून का सामना करना पड़ता है। अब आते हैं इसके असरात पर। इसके इम्पैक्ट की इन 4 तहों को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा कमरा जहाँ का टेम्परेचर पहले से ही 40 डिग्रीज हो और वहाँ कोई फुल पावर पर हीटर ऑन कर दे, कैसा फील होगा? क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया का एवरेज टेम्परेचर पहले ही 1.4 डिग्रीज बढ़ चुका है। अब अगर एल नीनो आकर इसमें मजीद 1.5 डिग्रीज का इजाफा करता है तो नेट रिजल्ट एक खौफनाक 2.9 डिग्रीज की स्पाइक होगी। इंसानी तारीख में ऐसी टेम्परेचर एनॉमली सच में कभी देखी नहीं गई। और नुआ की अहम पेशेनगोई देखें, ठीक उस वक्त जब 2026 में इंडिया का मॉनसून अपनी पीक पर होगा, इस एल नीनो के बनने के 61% चांसेस हैं। ये गर्मी सीधा 4 लेयर्स में इम्पैक्ट करेगी। पहली लेयर में नॉर्मल से कम बारिश होगी, यानी बारिश नॉर्मल का सिर्फ 92% रहने का इम्कान है। दूसरी लेयर में इसका डायरेक्ट अटैक हमारी एग्रीकल्चर पर होगा, क्योंकि हमारी 51% ज़राअत मॉनसून पर डिपेंडेंट है। तीसरी लेयर, यहाँ आएंगी रिकॉर्ड तोड़ अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव्स। और चौथी लेयर, इन सबका डायरेक्ट रिजल्ट फूड इन्फ्लेशन, यानी आम नागरिकों के लिए खाने पीने की अशिया में 9% तक की शदीद महंगाई आएगी। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। लेकिन गर्मी का सबसे बड़ा खतरा दिन की धूप में नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में छुपा है। ये है खामोश रात का कातिल। 2024 में दिल्ली के अदादो-शुमार लिटरली हैरानकुन थे। दिन का टेम्परेचर 1.8 डिग्रीज बढ़ा, चलो ठीक है, लेकिन रात का टेम्परेचर वो सीधा 4.4 डिग्रीज तक शूट कर गया। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। शहरों की ये कंक्रीट बिल्डिंग्स दिन भर गर्मी एब्जॉर्ब करती हैं और रात को आहिस्ता आहिस्ता उसे रिलीज करती हैं। ऊपर से हमारे एसी यूनिट्स बाहर की स्ट्रीट्स में गर्म हवा फेंक रहे होते हैं।
इस शदीद रात की गर्मी में हमारा जिस्म खुद को ठंडा नहीं कर पाता और यही वजह है कि हीट स्ट्रोक का रिस्क रात में कई गुना बढ़ जाता है। और आप खुद सोचिए, इसका सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगत रहा है? सोर्स की रिपोर्ट बिल्कुल वाज़ेह करती है कि इंडिया में तकरीबन 38 करोड़ वल्नरेबल आउटडोर वर्कर्स हैं। ये वो लोग हैं जो डायरेक्ट हीट में काम करते हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाले या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। डाटा बताता है कि टेम्परेचर में आने वाले हर 1 डिग्री इजाफे से इन इनफॉर्मल वर्कर्स की आमदनी में 14% तक की कमी आती है, क्योंकि उनका पैसा ठंडे पानी और दवाइयों पर खर्च हो जाता है। इन बेचारों के पास ना तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस है और ना ही पेड लीव का ऑप्शन। तो आखिर तबाहियां और जंगलात की कटाई आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? ये दोहरा अजाब कैसे बन रहा है? अगर हम डेथ टोल एस्टिमेट्स को देखें तो यहाँ एक बहुत ही अजीब गैप नजर आता है। एक तरफ IMD और NCRB हीट वेव से होने वाली मौतों का आंकड़ा 10 से 20 हज़ार के दरमियान बताते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट एनालिसिस के मुताबिक हर साल तकरीबन 1.5 लाख लोग इस गर्मी से मरते हैं। सोर्स में ऐसी क्लेम्स मौजूद हैं जिन्हें हम प्योरली रिपोर्ट कर रहे हैं कि हुकूमत हीट वेव्स को ऑफिशियली नोटिफाइड डिजास्टर क्लासिफाई नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें हर मौत पर 4 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ डेवलपमेंट के नाम पर हम खुद आग में ईंधन डाल रहे हैं। एदादो शुमार पॉइंट्स आउट करते हैं कि हर 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पेड़ लगाने पर 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने और घने पेड़ काटे जा रहे हैं। 2024 में ही 18,200 हेक्टेयर प्राइमरी फॉरेस्ट काट दिया गया। और हम सब जानते हैं, जो नए पौधे लगाए जाते हैं उनमें से अक्सर जिंदा भी नहीं बच पाते। हालात डेफिनेटली खौफनाक हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। चलिए देखते हैं वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो हमारी मदद कर सकते हैं। सबसे पहला और मौसर कदम, नए पेड़ लगाने से पहले पुराने दरख्तों को कटने से बचाना ज़रूरी है। ये लोकल टेम्परेचर को नेचुरली काफ़ी नीचे रखते हैं। दूसरा, फॉसिल फ्यूल्स और कोयले से हटकर सोलर एनर्जी पर शिफ्ट होना, जो वैसे भी अब सस्ती हो चुकी है। तीसरी प्रैक्टिकल चीज़, हमेशा अपने साथ ORS का पैकेट रखें। ये डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के खिलाफ पहला डिफेंस है। और आखिरी बात, बाहर काम करने वाले आउटडोर वर्कर्स को शेड और ठंडा पानी देकर कम्युनिटी सपोर्ट दिखाएं। ये छोटे अमली कदम सच में बका के लिए लाजमी हैं। आज के इस तज्जिए को हम एक बेहद संजीदा और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ते हैं। जरा ठहर कर सोचिए, अगर अभी इसी वक्त हमने कार्बन एमिशंस कम करने और दरख्तों को बचाने पर एक्शन नहीं लिया, तो 2026 में पैदा होने वाले बच्चों के लिए नॉर्मल गर्मी का आखिर क्या मतलब होगा? उनके लिए एक आम गर्मी की शुरुआत 30 डिग्री से नहीं, बल्कि सीधा 45 डिग्री सेल्सियस से हुआ करेगी। एक ऐसी एक्सट्रीम बेसलाइन जो उनकी आम जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। इस बारे में जरूर गौर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना।